अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, शूद्र शब्द को लेकर इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक युद्ध छिड़ा हुआ है और यह राजनीतिक युद्ध धर्म और जाति के बीच है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी इस युद्ध को आमने सामने लड़ रहे थे। आज इसमें तीसरे बड़े पॉलिटिकल प्लेयर की एंट्री हो गई है। नाम है बहुजन समाज पार्टी और उसकी मुखिया हैं मायावती। उन्होंने भी इस पूरे मामले पर अपनी एक पोजीशन को, स्टैंडिंग पोजीशन अपनी कायम रखी और जो कुछ भी इस वक्त राजनीतिक विवाद चल रहा है उसको लेकर मायावती की भी एक कठोर टिप्पणी आई है। यानी जो मूल मुद्दे अब उत्तर प्रदेश में मायने नहीं रखते हैं, बल्कि धर्म, जाति, रामचरितमानस और 400-500 साल पहले क्या चीज़ें हुई थी, ये अब ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय वर्तमान और भविष्य के। तो क्या कारण है अचानक से इस विवाद के पीछे? कोई बड़ी प्लानिंग है या फिर चुनाव सामने है इसलिए? क्योंकि मेरा ये मानना है कि बिना वजह राजनीति में कुछ नहीं होता और बिना मकसद नेता कुछ नहीं बोलते। ज़रूर कोई मकसद है। आज की परिचर्चा इसी विषय पर आधारित है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों आप देख रहे होंगे कि जाति और धर्म के आधार पर पॉलिटिकली वर्टिकली डिवाइडेड है। और ये डिवाइडेड कोई बहुत तत्काल से नहीं है, बल्कि आप ये महसूस कर रहे होंगे कि ये पॉलिटिकल डिवीज़न 2024 के चुनाव के ठीक पहले प्रारंभ हुआ है। मसला कहाँ से शुरू हुआ था, आप लौट कर चलिए और एक एक सीक्वेंस को देखिए, क्योंकि राजनीति में एविडेंस बेस्ड बातें होनी चाहिए। मेरा ये हमेशा मत रहा है। ये राजनीति कब से शुरू हुई? ये राजनीति शुरू हुई दिल्ली, पंजाब, हिमाचल के चुनाव से शुरू हुआ। राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनसे शुरू हुआ ये मामला। बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में आया। बिहार में ये ज़्यादा राजनीतिक ताकत पैदा नहीं कर पाया ये विवाद, लेकिन उत्तर प्रदेश आप जानते हैं बहुत ही पॉलिटिकली फर्टाइल और वोल्टाइल लैंड है। यहाँ कोई भी मुद्दे अगर आप जिस रफ्तार से गेंद फेंकेंगे उतनी ही तेज़ यहाँ बाउंसर होकर निकलेगी। तो इस मुद्दे को लपका किसने? स्वामी प्रसाद मौर्य ने। और उसको धार किसने दी? समाजवादी पार्टी ने। और इस धार को अंजाम तक कौन पहुंचा रहा है? भारतीय जनता पार्टी। और इसमें तीसरा प्लेयर है जिसकी एंट्री हुई है, उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी है धर्म आधारित राजनीति। धर्म के आधार पर हिंदुओं की विभिन्न जातियों को एकत्र करके एक बड़ा हिंदू वोट बैंक तैयार करना। और बीजेपी इसमें सक्सेसफुली नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर है, सुपर सक्सेसफुल है। 2014, 2017, 2019 और 2022 जातिवाद को खत्म करके हिंदुत्व के प्लेटफॉर्म पे सबको लाने की बिगेस्ट बेनिफिशियरी है भारतीय जनता पार्टी। वरना उत्तर प्रदेश की राजनीति मंडल और कमंडल में पिछड़ा, दलित, इनके एकत्र होने की राजनीति थी। 11 बार उत्तर प्रदेश में 1989 के बाद से या तो शेड्यूल्ड कास्ट या ओबीसी क्लास के लोग ही उत्तर प्रदेश का नेतृत्व संभाले हैं। यानी एक बड़ा दौर चला है, लेकिन 14 से इसमें परिवर्तन आया है। मुद्दे जनता को बहुत मायने नहीं रखते। महंगाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा, शिक्षा, बेरोजगारी जनता के लिए उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, दूध के दाम बढ़े तो मुद्दा नहीं है। तो विपक्ष को भी ये लगता है कि जो बीजेपी कर रही है अगर हम भी यही कर लें तो कुछ तो राजनीतिक लाभ होगा। और मैंने डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में भी यह बात कही है कि बिना वजह राजनीति में कुछ नहीं होता, हर बात की एक ठोस वजह होती है। वरना कोई कारण नहीं है कि 16वीं शताब्दी में रचित किए गए ग्रंथ पर हम 21वीं सदी में चर्चा कर रहे हैं 2023 में। रामायण कोई, रामचरितमानस कोई बाध्यकारी ग्रंथ नहीं है। हिंदुओं के द्वारा अपनाया गया एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। वाल्मीकि रामायण से शुरू हुई बात रामचरितमानस तक आई। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी हुई है और रामचरितमानस विशुद्ध अवधी हिंदी में लिखी हुई है। तब की भाषा, तब की शैली और आज 2023 दोनों में बहुत ज़बरदस्त अंतर है। तब से न जाने गंगा यमुना में कितना पानी बह गया होगा, सरयू और गोमती में बह गया होगा, लेकिन शायद गोस्वामी तुलसीदास को भी एहसास नहीं रहा होगा कि वो राजनीति के काम आ जाएंगे। तो गोस्वामी जी अब काम आ रहे हैं। किसके? पॉलिटिकल पार्टीज के। क्यों काम आ रहे हैं? ताकि ये जो
हिंदुत्व का प्लेटफॉर्म पर एकता है, इसको तोड़ा जा सके। क्या टूट रही है? इसका एविडेंस हमें मिलेगा कब? जब 24 के चुनाव होंगे, तब पता चलेगा कि ये मुद्दा काम किया कि नहीं किया, क्लिक किया कि नहीं किया। लेकिन इसको धार देने और इसमें पंप करने की कोशिश सभी कर रहे हैं। बीएसपी को लग रहा था कि थोड़ा पिछड़ रहे हैं तो क्यों ना हम भी इसमें एंट्री मारें, तो आज मायावती ने एंट्री मारी। गई वो स्वामी प्रसाद की लाइन पे। वो अलग बात है कि समाजवादी पार्टी की आलोचना की, लेकिन मायावती का मूल स्टैंड क्या है कि दलित और वंचितों का ग्रंथ नहीं है रामचरितमानस। उनका क्या ग्रंथ है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया भारत का संविधान। तो रामचरितमानस और मनुस्मृति दलित और पिछड़ों का ग्रंथ नहीं है। ये कौन बोल रहा है? मायावती बोल रही है। तो यही बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं। लेकिन मायावती एक बात और जोड़ती हैं, वो कहती हैं कि समाजवादी पार्टी दलितों की विरोधी है, महिलाओं की विरोधी है। क्यों? क्योंकि वो 1995 का वो घटनाक्रम गेस्ट हाउस कांड का याद करती हैं। लेकिन तब मायावती भूल जाती है कि 2019 में बड़े गाजे बाजे के साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ एक बहुत ही प्रॉपर अलायंस किया था। और ये पॉलिटिकल अलायंस ही नहीं था, बल्कि वो फैमिली अलायंस भी हुआ था। और ये प्रयोग बहुत बुरी तरह नाकाम रहा। वो अलग बात है कि मायावती इसकी बेनिफिशियरी रही, 10 सीट पाई, लेकिन ये गठबंधन टूटा। लेकिन आप ये महसूस करिए कि ये जो धार्मिकता के प्लेटफॉर्म पर हिंदुत्व का एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया गया है, ये जातियों में वापस लौटने के लिए विपक्ष ने एक बड़ी तैयारी की है। और बीजेपी अभी इसकी काट ठीक से खोज नहीं पा रही है, ना उसे उगल पा रही है और ना निगल पा रही है। कुछ स्टेटमेंट आप सुन लें, फिर मैं आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। बीजेपी होशियार पार्टी है। वो जो जवाब नहीं देना चाहती है, कभी कभी दूसरे दलों को आगे करती है। जहां तक सवाल संविधान का है, हमने भी 26 तारीख का अगर स्टेटमेंट देखेंगे, 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के दिन, ये कहा कि हम समाजवादियों के लिए सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो हमारा संविधान है। हम इस लोकतंत्र की पूजा करते हैं और संविधान जो हमें अधिकार देता है वो अधिकार छीने जा रहे हैं। संविधान में कहाँ का है भेदभाव करें हम? संविधान ने कहाँ कहा है कि धर्म को ऊंचा नीचा दिखाएं? हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने जो आंदोलन चलाया, जो लड़ाई लड़ी, क्या उसके तहत हमें अधिकार मिल रहे हैं? बीजेपी वही अधिकार छीन रही है और लोगों को अपमानित कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कई दल समय समय पर बाहर निकल करके आते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत पहले लड़ी थी। यही नहीं, वो खुद इस जाति व्यवस्था के भुक्तभोगी रहे हैं। समय समय पर धर्म के नाम पर बनाए गए वर्ण व्यवस्था के शिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर होते रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद भी इस देश में यहाँ के धर्म के ठेकेदारों ने तथा कथित हिंदू धर्मावलंबियों ने जो उच्च वर्ण में आते थे, उनके साथ अमानवीय व्यवहार करने में रंच मात्र देरी नहीं की। स्टेट गेस्ट हाउस का तो जो घटनाक्रम है, जो कांड, वो जिस पार्टी के समय में और जिस सरकार के संरक्षण में हुआ था, पूरा प्रदेश जानता है। और समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है, समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, वो भी पूरा देश जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सबके विकास के लिए काम करेंगे, सबकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। देखिए, वो पॉकेट वाला सभा है। इससे पहले वो सभा कहाँ था? इससे पहले कहीं कोई उस ओबीसीओं को जगाने के लिए, एक अधिकार दिलाने के लिए ओबीसी महासभा कभी सम्मेलन किया हो, कभी वो रोड पर आया हो, कभी नेतृत्व किया हो, हमसे मिला हो, मुख्यमंत्री से मिला हो, प्रधानमंत्री से मिला हो, या कोई बड़ा आंदोलन किया हो, तब तो माना जाएगा वो सभा है। वो सभा नहीं है, वो पॉकेट वाले लोग हैं और वो अपना नाम बदनाम करना। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रशांत कुमार उमराव, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, दीपक मिश्रा जाने माने सोशलिस्ट चिंतक हैं, प्रोफेसर कालीचरण स्नेही जी को मैंने आमंत्रित किया है, देश के बहुत ही जाने माने
अनुसूचित जाति जनजाति समाज के चिंतक हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रभारी, सुशील दुबे जाने माने पत्रकार मेरे साथ इस कार्यक्रम में, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्रशांत कुमार उमराव, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि विपक्ष की इस राजनीतिक चाल से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या तैयारी की है। आज आपने मायावती का भी स्टेटमेंट सुना होगा, कमोबेश वो भी जा तो स्वामी प्रसाद मौर्य की लाइन पे रहे नहीं, लेकिन उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी ही है। ब्रजेश जी, देखिए, भारत जो है संविधान से चलता है, ना कि किसी धार्मिक पुस्तक से। और संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि देश के सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म और आस्था मानने का, उसको प्रैक्टिस करने का और उसको प्रोपगेट करने का अधिकार है। तो चाहे कोई भी धार्मिक पुस्तक हो जिसको लाखों करोड़ लोग मानते हैं, उसको वो मान सकते हैं, लेकिन किसी को उनकी धार्मिक भावना को आहत करने का, उनको उसमें अमेंडमेंट की बात करने का ऐसा कोई राइट नहीं, इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ समाज के, देश के सभी वर्गों के हितों के लिए काम करती है। हम भेदकारी नीतियों को नहीं अपनाते हैं, न ही हम किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं। और इसी का परिणाम ही कि 2014 से लगातार हम चुनाव में जनता हमें अपना समर्थन देने का काम कर रही है और हमारे ऊपर विश्वास जता रही है। आज भी 5 विधान परिषद सीटों का चुनाव आया है, उसने इस विषय में जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने जनमत अपना दे दिया। हम 4 सीटों पर विजयी रहे। तो जो इस तरह की भेदकारी नीतियों को अपनाने का काम जो दल कर रहे थे, उनको जनता ने जवाब दे दिया। हमें कुछ उस पर बहुत विशेष कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। चाहे 22 का जो जनरल इलेक्शन था विधानसभा का, उसके बाद जो कई सारे बाई इलेक्शन हुए, उनमें भी जनता 1-2 सीटों को छोड़ करके लगातार जनता हमें वोट देने का काम कर रही। तो हमें कोई स्ट्रेटजी बनाने का काम नहीं करना है, क्योंकि पर आपको लगता है कि ये कोई पॉलिटिकल ट्रैप है जो अपोजिशन आपके ऊपर कोशिश कर रहा है? कि अपोजिशन तो सर लगातार वो लोग करते रहे। चुनाव के समय भी उन्होंने बहुत सारे 1 साल तक एजेंडा चलाया, उसके बावजूद जनता उनके झांसे में नहीं है। जनता लगातार हमारे ऊपर दे रही है, क्योंकि हम तो लगातार जनता से जुड़े हुए हैं। उनके लिए जो गरीब कल्याण की जो हमारी योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, अन्य योजना हो, हर घर नल योजना हो, ये चाहे आयुष्मान कार्ड हो, हम लगातार सभी वर्गों के। शुक्रिया। मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका इस वक्त मौजूद है। मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका। 16वीं सदी का ग्रंथ और विवाद आप उत्पन्न कर रहे हैं। आप मतलब आपकी पार्टी के कुछ नेता 2023 में क्या विकास के मुद्दे या मौजूदा इस वक्त के जन सरोकार के मसले क्या कम हैं कि जो इस पर विवाद उत्पन्न करने की कोशिश हो रही है? ऐसे आरोप लग रहे हैं कि आप इसको राजनीतिक फायदे के लिए समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथी ने, और मैं साधुवाद दूंगा कि साथी ने स्पष्ट कहा कि नहीं, ये देश संविधान से चलता है। और संविधान के प्रस्तावना में ही कहा गया है कि किसी भी सरकार का, चाहे वो संघीय सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, किसी भी सरकार का कोई भी धर्म नहीं होता। सरकार का जो धर्म है वो धर्मनिरपेक्षता के दायित्वों का पालन करना है। और ये बहुत गलत बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े होकर के कहते हैं कि हमारा राष्ट्रीय धर्म सनातन है, जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। किसी मुख्यमंत्री का, इस देश में प्रधानमंत्री का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। इस देश का राष्ट्रीय धर्म धर्मनिरपेक्षता है, जो संविधान के प्रियम्बल में उल्लिखित है। आपने जो सवाल किया, मैं सवाल पर आना चाहूंगा कि क्या वाजिब आज के मुद्दे कम है कि हम उस बात आपने अपने प्रस्तावना में भी बहुत सारी बातें का स्पष्ट कर दी। 3 रुपया दूध बढ़ गया। हाँ, 3 रुपया दूध बढ़ गया, डीजल पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ गई, किसानों का धान खरीदा गया, अभी उसकी पेमेंट नहीं हो पा रही है। और जो नलकल योजना साथी बता रहे हैं, नलकल योजना में बनारस से लेके पूरे पूर्वांचल में भयंकर भ्रष्टाचार चल रहा है। जीएम के यहाँ 20% कमीशन है, एक्सीएन के यहाँ 10% कमीशन है। अब आपके प्रश्नों पर आ जाएं। आपने काफी हद तक साफ कर दिया कि 16वीं सदी का, देखिए, जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास जी का लिखी हुई एक किताब है। अब ऐसे भी थोड़ा सुनिए। स्वस्थ लोकतंत्र में सभी को बात करने की बहुत आजादी होनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बात कही वो बहुत स्पष्ट कहा। उन्होंने सुंदरकांड की एक चौपाई का उन्होंने उदाहरण दिया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि ताड़ना और ढोल गवार शूद्र पशु, वो शूद्र के जगह अपना नाम रख लें। हमारे एक साथी कह रहे थे, हमें अच्छा लग रहा था कि जिनको ये लग रहा, एक बात आपने और बड़ा स्पष्ट की कि भारतीय जनता, एक सेकंड, आपने कहा शूद्र की जगह कौन अपना नाम रख ले? जिसको बुरा लग रहा हो, जिसको ये लग रहा हो कि नहीं वो गर्वान्वित करने वाला दोहा या चौपाई है, वो अपना नाम रख ले। वहां वो अपना नाम रख ले कि वो ताड़ना के अधिकारी होगा। ताड़ना का अर्थ क्या है?
और आप भी जानते होंगे कि ताड़ना पर क्या ये मौजूद विषय है? आप इसको मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेंगे या आपके लिए डेवलपमेंट, रोजगार, महंगाई ये मुद्दा है? अरे आपने एकदम स्पष्ट कर दिया। जब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है इस देश में कि धार्मिक जो अस्मिताएं हैं, हिंदू धर्म की जो अस्मिता है, जो उसकी वो अगर जगाना चाहती है, हम ये चाहते हैं कि जाति अस्मिताएं भी जगी रहे। अपना दलित, पिछड़ा, वंचित तबका, लोहार, कुम्हार, यादव, बनिया, तो बीजेपी के स्टेडियम में बैट लेकर आप क्यों पिच पर उतरे हो खेलने? अगर आपको लगता है ये बीजेपी करवा रही है तो आप इस पर उतरे क्यों? आप मत खेलो, बोलो हम इस पिच पे नहीं खेलते। मेरे पार्टी का बहुत स्पष्ट मानना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सड़क से लेकर सदन तक की बात कही कि इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। वो ये सवाल समाजवादी पार्टी विगत कई सालों से उठा रही है, दशकों से उठा रही है। और जब जातिगत जनगणना से भारतीय जनता पार्टी इसलिए भागती है कि जो लोग यथास्थिति और वर्चस्व बनाए हुए हैं तमाम संस्थानों में, तो जो थोड़े से लोग हैं और सारे संसाधनों पे अपना कब्जा जमाए हुए हैं, एक सवाल और है वो जानते हैं कि अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो उनके शोषण की कलई स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन करके आपने अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य को आप भी जानते, पूरा देश जानता, उत्तर प्रदेश जानता है। स्वामी प्रसाद मौर्य दलितों, पिछड़ों, वंचित तबके का, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने महिलाओं के सम्मान की भी बात करी है। आप उसको समग्रता के दृष्टिकोण से देखिए। और कोई कभी, हम कह रहे हैं कि उसी दरमियान, जिस 16वीं सदी में, उसी दरमियान एक कवि हुए और एक कबीर भी हुए। कबीर के किसी दोहा का किसी ने नहीं विरोध करा। मैं जानता हूं कि स्वामी प्रसाद जिस पार्टी से छोड़ के आते हैं वो पार्टी स्वामी प्रसाद को गाली देती है और बहुत बुरा बुरा कहती है। मायावती ऑलरेडी उनके बारे में क्या ओपिनियन रखती हैं, और आजकल बीजेपी उनको बहुत गरिया रही है। देखिए, समाजवादियों का ये इतिहास नहीं कल रहा तो है। एक प्रवक्ता थे, उनको पता नहीं गालियां दे रहे थे, मैंने उनको समझाया कि गाली नहीं देनी चाहिए। नहीं, देखिए, समाजवादियों का कम से कम इस तरह का चरित्र नहीं है, ना ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का। शुक्रिया आपका। मैं बहुत जाने माने दलित समाज के चिंतक प्रोफेसर कालीचरण जी को आमंत्रित करता हूँ। शुक्रिया आपका मनोज जी। मैं कालीचरण जी को आमंत्रित करता हूँ। कालीचरण जी, बहुत शुक्रिया कि काफी दिन बाद आज आपसे बात करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये जो रिसेंटली ये सब कंट्रोवर्सी चल रही है, आप इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं और आपका समाज इसके बारे में क्या सोचता है, और आप जो लोग समाज के इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या धारणा है आपकी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस डिबेट में मुझे शामिल किया। जैसे आपने भी कहा पहले अपनी प्रस्तावना में, और हमारे आदरणीय काका जी भी इस चीज़ को कह रहे थे। देखिए, सवाल इस बात का है, बहन जी ने जिस बात को उठाया है, या बीएसपी के प्लेटफॉर्म पे जो बात उठाई गई है, भाई मुद्दा ये है कि अब देश संविधान से चल रहा है, तो हमें अब धर्मशास्त्रों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। ये सुस्पष्ट है। अब आप स्वयं जानते हैं कि 16वीं शताब्दी की एक धार्मिक किताब, उसको हम अब उद्धृत करें तो ये है, मतलब ये कभी हमको फ़ायदा पहुंचा सकती थी, या भक्ति के क्षेत्र में उनका अपना महत्व हो सकता है। लेकिन जब हमने संविधान को अंगीकार कर लिया है 26 जनवरी 1950, इसके बाद सारे धार्मिक ग्रंथ, मतलब इस हमारे लोकतंत्र में या संवैधानिक मूल्यों में उनका कोई स्थान नहीं रहा। कोई हस्तक्षेप किसी भी धर्म के ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, वो तमाम चीजें इस बात का व्यक्तिगत मानता हूं, उनसे हमें कोई मतलब धर्म में जातिवाद सबसे बड़ा कलंक और सबसे बड़ा जहर है। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, ये सही बात है। बाबा साहब भी कहते थे कि राजनीतिक रूप से तो हम जाकर के समान होने जा रहे हैं। सन 50 में जब संविधान सभा आदरणीय उस समय के महामहिम राष्ट्रपति जी को जब संविधान सौंपा तो उन्होंने कहा था कि राजनीतिक तौर पर तो हम समान होने जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर अभी असमानता व्याप्त है। यदि 10 साल में हमने ये ठीक नहीं कर ली तो निश्चय ही इतनी मेहनत से संविधान सभा के द्वारा जो तैयार किया गया है इतना बड़ा डॉक्यूमेंट, वो निरर्थक हो जाएगा। तो ये समाज में तो वो मूल्य चल रहे हैं, ये सही बात है, उसके लिए जागरण की आवश्यकता है। लेकिन हमको इन चीजों को राजनीतिकरण हो रहा है, ये थोड़ा सा असहज करता है कि इस वक्त इस कंट्रोवर्सी का कारण क्या हो सकता है, चाहे वो राजेंद्र पाल गौतम हो या प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर, या स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, और अब बात कहाँ पहुंची, मायावती तक। सर्किल पूरा हो गया है। देखिए, असल में बात यह है कि उत्तर प्रदेश के यदि हम परिक्षेत्र में देखें, उत्तर प्रदेश को हम केंद्र में रख करके देखें, तो हम जानते हैं कि पहले भी 22 के चुनाव में भी और उसके पहले से भी एक तरह से ये कोशिश की गई है कि इस प्रदेश में सीधी टक्कर चुनावों में भाजपा और सपा की होती है।
बीएसपी को दरकिनार कर दिया जाता है मीडिया के द्वारा भी, और संसाधन जितने भी संसाधन हैं उन सब में ये कोशिश की जाती है कि केवल 2 ही पार्टियों के बीच में चुनाव है जी। तो ये और जब भी भाजपा के एजेंडे पर, जो बहुत स्वाभाविक है उनका धर्म का एजेंडा है, और धर्म की पिच पर जो भी जाएगा वहां हारना ही है उसको, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि तो वो इसके मुताबिक इस कंट्रोवर्सी की बेनिफिशियरी होगी भारतीय जनता पार्टी। नहीं, अब ये असल में देखिए, यदि उनको पूरा लाभ होता तब कोई बात नहीं, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ये तथाकथित उच्च वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोगों का मसला है। बीजेपी बहुत खुल के प्रोफेसर साहब नहीं खेल रही है, नेतृत्व करने की, कभी खेलने उतरते हैं, कभी पीछे हट जाते हैं, मतलब अभी थोड़ा असमंजस है इस मुद्दे पर। हाँ, उनको ये खतरा है। हाँ, उनको आप जानते हैं, उनको ये खतरा है। अगर यही अब्दुल का मुद्दा होता तो अभी तक कई प्लेयर आ जाते खेलने, वोट बैंक भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल आ जाते, लेकिन उनको ये खतरा है कि जितने भी, और खासकर मौर्य, वहां भी तो बहुत संपन्न नेता उनके हैं, तो उन्हें ये खतरा है कि ये बूमरैंग हो सकता है। एक्चुअली इस कारण बहुत ही समर्थन मिला हुआ है, कौशन के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। शुक्रिया आपका। मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के पार्टी के अपने नेशनल सेक्रेटरी अनिल दुबे जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनिल जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो रिसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है और आज मायावती की भी इसमें प्रॉपर ऑफिशियल एंट्री हो गई, आपकी पार्टी इस पूरे विवाद पर क्या ओपिनियन रखती है? देखिए ब्रजेश जी, रामायण और रामचरितमानस पर भी को अगर नैरेटिव गढ़ने के लिए प्रयोग किया जाएगा तो इससे राम ही बचावें। रामायण और रामचरितमानस को नैरेटिव के रूप में भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करने पर लगी हुई है। इसकी सिर्फ बीजेपी नहीं, जिनके साथ आप हाथ में हाथ बांध के घूम रहे हैं, चुनाव लड़ते हैं, आपके दोस्त समाजवादी पार्टी वाले इसको ज्यादा हवा दे रहे हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी वाले हवा दे रहे हैं। ये आप उनके लिए भी कह रहे हो, ये सिर्फ बीजेपी के लिए कह रहे हो? भारतीय जनता पार्टी रामायण और रामचरितमानस का ही नैरेटिव गढ़ने का काम करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर पिछड़ों की हिमायती होती तो अभी आपने स्थानीय निकाय के चुनाव में देखे किस तरह पिछड़ों के साथ उन्होंने वो किया। लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि एक तरफ वो पिछड़ों का विरोध करते हैं, एक तरफ गरीबों का विरोध करते हैं, लेकिन रामायण जो रामचरितमानस में राम का दर्शन है उससे उन्होंने सीखने का काम नहीं किया। उन्होंने सबरी का और निषाद राज का तो नहीं देखा कि उन्होंने राम का दर्शन क्या था। जी, मैं कुछ बोल रहा हूं, आप जवाब कुछ दे रहे हो। ये जो स्वामी प्रसाद कहें, इससे आप सहमत हो कि नहीं सहमत? नहीं, स्वामी प्रसाद जी के अपने विचार हैं, मैं उससे क्यों सहमत होने लगा। हम तो किसानों की बात करते हैं, हमारे लिए तो भारतीय जनता पार्टी गन्ने का मूल्य घोषित कर चिल्ला रहे हो। थोड़ा आराम से, क्या है हमारे इतना क्यों हमारे लिए अफरा तफरी में हो? आराम से, तसल्ली से। नहीं, मैं तसल्ली से ही बोल नहीं हो, तसल्ली में आज आप नेचुरल नहीं हो। आज नहीं, आज आप पहले से सोच के आओ कि यही बोल के चुप हो जाना। नहीं, हम बिल्कुल चुप नहीं हो, खेल नहीं रहो खुल के। नहीं, हम किसानों की बात करते हैं और किसानों की देखो, अब आज बीच में किसानों को न लाओ। नहीं, आज बात तो कुछ और हो रही है। गन्ना और किसान बाद में बोल लेना। नहीं, हम देखिए, हम तो जय जयकार करने लगे। तो भैया ये बताओ, किसानों के लिए जो है आपके मन में कोई दर्द नहीं है? गन्ना किसानों को रेट यही कह रहा हूँ कि आज नेचुरल नहीं हो आप ऐसे पहले नहीं थे, ये आज पता नहीं क्यों हो गए वैसे। लेकिन 2022 तक आमदनी दोगुनी करने की बात थी, आज तक इन्होंने नहीं की। ये रामायण और रामचरितमानस को मुद्दा बनाना चाहते हैं। ये स्वामी जी से तो भी पूछ लो, अपने दोस्त से, अपने पार्टनर से। ये महंगाई, जो पॉलिटिकल पार्टनर है उनसे पूछो, काका बैठे हालो करा लो। ब्रजेश जी, काका इससे इनकार करेंगे कि महंगाई का मुद्दा ना बने? काका को इससे इनकार होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम और दूध के दाम बढ़ गए? इससे इनकार नहीं करेगा। सेंट्रल एशिया चलो, आप भाग रहे हो साउथ ईस्ट एशिया। हम तो इसी पे चलना चाहते हैं। कुछ उठा रहा हूँ बात कुछ। ब्रजेश जी, हम तो चाहते हैं कि किसान की आमदनी बताओ कब दोगुनी हो जाएगी। तो ये बात जो मुझे समझा रहे हो टीवी पे, ये बात कल चले जाओ स्वामी जी को समझाओ। नहीं, हमें उन्हें समझाने का, हम तो जो आपने हमें बुलाया, हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे। अरे तो अपने पॉलिटिकल पार्टनर की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। नहीं, हम किसानों की बात करते हैं और किसान की जात सिर्फ किसान है, और किसान के लिए इस सरकार के मन में जरा भी दर्द नहीं है। आज आप इस ताक में हो कि समाजवादी पार्टी इस चेक को भुनाए और आप कुछ कैश का हिस्सा अपना ले जाओ। आप इस चक्कर में एक्चुअली आज तक एक उन्होंने गन्ने का मूल्य नहीं घोषित किया गया। आप ये ब्रजेश जी बताइए, गन्ना पे करूंगा तो बोल लेना भैया, किसान की जाति बताइए ना। किसान तो किसान होता है और हम किसानों के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज परफेक्ट ट्रेनिंग लेके आए हो कि आपको बोलना क्या है, इसलिए मैं कुछ भी पूछूं आप यही बोलोगे। धन्यवाद आपका।
मैं दीपक मिश्रा को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने समाजवादी चिंतक है। दीपक जी शुक्रिया, कल भी आप मेरे साथ थे, मुझे लगा कल की अब ये मुद्दा ऑलमोस्ट ख़त्म है, लेकिन मैंने आज सुबह सुबह देखा कि बहन जी ने बाकायदा धमाकेदार एंट्री की, और वो तो अब वो भी लाइन देखिए वही पकड़ रही हैं। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, वो तीसरे ट्वीट में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर अटैक जरूर है, लेकिन जो पहला ट्वीट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये कहता है कि रामचरितमानस और मनुस्मृति दलितों और पिछड़ों का ग्रंथ नहीं है। जी आदरणीय ब्रजेश जी, आज के ट्वीट को अगर ठीक से उसका सम्यक विवेचना किया जाए तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि श्रद्धेया मायावती जी ने तुलसीदास को नहीं पढ़ा है, और मनुस्मृति तो कदापि पढ़ा ही नहीं होगा, बस सुन लिया और कहते चले गए। आप देखिए, मैं तुलसीदास जी की कवितावली लेकर आया हूं, जिसमें वो जातिवाद को सीधी चुनौती देते हुए क्या कहते हैं। मेरे जाति पाति न चहो काहू की जाति पाति, मेरे कहू काम को न हो काहू के काम को, अति ही सयानो उपखानो नहीं बूझे लोग, साही को गोत गोत होतु है गुलाम को। उन्होंने अपने नाम के आगे से डूबे हुए हटाकर दास लिखा था, और पूरी कवितावली अपने आप धार्मिक प्रवंचनाओं के विरुद्ध एक सिंहनाद है, कबीर की तरह। मुझे समझ में नहीं आता दीपक जी कि आपकी पार्टी और आपसे जुड़े लोग ये दोनों छोर से क्यों खेलना चाहते हैं, कि एक छोर से कह रहे हैं नहीं गलत हो रहा है। अभी मनोज काका ने क्या कहा कि जिसको एतराज हो शूद्र शब्द पे वो अपना नाम लिख ले। अब आप कह रहे हो नहीं तुलसीदास तो बड़े महान थे और बड़े अच्छे थे, वो तो जातिवादी नहीं मानते थे। भाई एक लाइन पे चलो। मैं नहीं कह रहा हूं, और दुबे जी से कुछ पूछो, कह रहे हैं किसान। ब्रजेश जी नहीं, आप देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात डॉक्टर लोहिया ने रामायण मेला में लिखा है, और पूरी समाजवादी, पूरे दुनिया के समाजवादी डॉक्टर लोहिया, लास्की और लिंकन को अपना आदर्श मानते हैं। और लोहिया ने यह भी कहा है, साफ साफ कहा, कल के डिबेट में भी इस बात को रेखांकित किया कि नारी के प्रति जो उन्होंने लिखा है कि पराधीन सपने सुखनाई, उन्होंने तुलसी को उद्धृत किया है। और सप्तक्रांति आप देखिए, और जहां तक शुद्ध अच्छा, योगी जी का स्टेटमेंट सुना आज टाइम्स ऑफ इंडिया में, उनका एक इंटरव्यू आया, ये बात तो भगवान कृष्ण ने कहा है, विकास और निवेश, विकास और निवेश को भटकाने और उसको विवादित करने के उद्देश्य से अपोजिशन ऐसा काम कर रहा है। नहीं है। आपने पढ़ा आज उनका इंटरव्यू? निश्चित पढ़ा होगा आपने। किनका? योगी जी का स्टेटमेंट आज इंटरव्यू पढ़ा है टाइम्स ऑफ इंडिया पे। उन्होंने बोला है कि विकास और निवेश को विवादित करने और भटकाने के उद्देश्य से अपोजिशन ऐसा काम कर रहा है। बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश अभी एक समाज विकास, नीति आयोग का यह आंकड़ा है, समाज विकास इंडेक्स जारी हुआ है, उत्तर प्रदेश 32वें स्थान में है। ठीक है, निवेश आया तो गया कहां? जब उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें लाखों करोड़ रुपए दे रही है, फिर हाथ में कसकोल लिए या उत्तर देश के कोने कोने में क्यों जा रहे हैं? हमारे उत्तर प्रदेश की अस्मिता को अपमानित करने जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यह निवेश का पैसा व्यय कहां हो रहा है? क्या विकास सिर्फ लखनऊ या एक दो महानगरों में कुछ सड़कों के ऊपर? मनोज काका ने कहा जिसको शूद्र शब्द तुलसीदास जी की चौपाई में बुरा लग रहा है वो अपना नाम जोड़ ले। अब देखिए, समाजवादियों का इतिहास रहा है कि इन्होंने कभी भी वैयक्तिक राय को कुचला नहीं। डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश का मतभेद दुनिया को आपको अगर इतराज है तो आप बड़ी बात यह है कि स्वयं कृष्ण ने कहा चतुस्वर्णम। बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहुत ही जाने माने पत्रकार सुशील दुबे मेरे साथ मौजूद हैं। सुशील जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अब तुलसीदास जी भी आप ही लोगों की कम्युनिटी के हैं, दुबे थे वो भी, अभी बताया दीपक मिश्रा ने। मैं तो उनको तुलसीदासी जी समझता था, इन्होंने बताया कि वो दुबे थे। अब आप मुझे ये बताओ कि संत की कोई जाति नहीं होती, तुलसीदास जी संत थे। पूरा विवाद जातियों पर खड़ा करके अब आप लोग ऐसे भोले भाले बन रहे हैं जैसे कुछ किया ही ना हो। अरे किसको गुमराह कर रहे हैं? ओके सुशील जी, आप क्या ओपिनियन रखते हो कि ये जो कुछ भी चल रहा है इस विवाद का असली बेनिफिशियरी कौन है, बीजेपी या सपा? मीडिया मास्टर ब्रजेश जी, 500 साल पहले का पूज्य संत तुलसीदास जी दुबे द्वारा लिखा गया ग्रंथ, महान ग्रंथ अवधि का, विश्व का महान ग्रंथ, उसको आज ये लपोकी लोग, आज के लपोकी लोग जो आज से 75 साल पहले अमृत काल में अपना ग्रंथ रामायण लिख चुके हैं संविधान के रूप में, जिसे ये लोग आज राहुल काल बना रहे हैं। ब्रजेश जी, क्या इनको, इन आँख के अंधे और कान के बहरों को ये नहीं समझ में आता है
कि आज से दशकों पहले इसी ग्रंथ को लेके जगजीवन राम जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। काफी उद्वेलित लग रहे हैं आप। जगजीवन राम जी प्रधानमंत्री बन चुके हो, प्रधानमंत्री मीरा मनोज जी कुमार, बीच में आप बोलेंगे नहीं, देखो मीरा कुमार जी, पहले राउंड में कोई इंटरप्शन नहीं किसी को। मीरा कुमार जी लोकसभा बन चुकी हैं, के नारायण जी राष्ट्रपति बन चुके हैं, एक और अभी राष्ट्रपति बने थे जो अयोध्या कई बार गए, अभी आदिवासी महिला। अब इस जगह पर आके आज़ादी के 75 साल के अमृत काल में आके हम ये ढूंढ रहे हैं, ये भूल जाते हैं ये लोग भूल जाते हैं कि शूद्र का शब्द हमारे संविधान में कहाँ है। गर्व से कहो हम हिंदू कहने वाले, अगर समाजवादी पार्टी के गेट पर ये बैनर लगा हो कि गर्व से कहो शूद्र हैं, तो आज की राजनीति में सिवाय सुसाइड करने को और बचता क्या है? क्या ये लोग भूल जाते हैं, कान के अंधे आंख के बहरे लोग, कि मायावती को बचाने वाला कौन था? वो भी तो द्विवेदी थे, वो भी तो उच्च वर्ग के लोग थे। एक विशेष, अच्छा मतलब आप लोग उच्च वर्ग के लोग हो, एक विशेष, और ये कौन से लोग हैं? एक विशेष जो ये अपने मानसिकता बता रहे हैं। अब और ये फिर नहीं मनोज जी कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। मैं मनोज जी गलत बात, जब उच्च वर्ग मनोज के जी लोग मैं अलाउ गाली नहीं सुनेंगे, करूंगा। पहला राउंड है, नो इंटरप्शन प्लीज। व्यवहार से ना नो इंटरप्शन प्लीज, कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा। ना मनोज जी प्लीज, मैं एज ए मैं समझ दूंगा, आप जवाब देना, पार्टी प्रवक्ता तरकुश जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल वही जवाब पे आ रहा हूँ। आप बताइए। तो एक काम करो दुबे जी, वो वाली जो लाइन है उसमें अपना फिट कर लो कहीं। मैं कर ले, तो बात तो मुझे गर्व है कि मैं शूद्र हूँ, मैं ब्राह्मण शूद्र हूँ, मुझे बड़ा गर्व है इस बात का। मैं राजनीतिक शूद्र नहीं हूँ, ये लोग राजनीतिक शूद्र कल से आप लिखेंगे चाहे चंद्रशेखर यादव हो, चाहे ये स्वामी पर। अच्छा एक चीज बताइए, बौद्ध धर्म में गया है वो आदमी जो हिंदू धर्म का है ही नहीं, वो हमारी गीता पे ज्ञान देगा, हमारे रामायण पे ज्ञान देगा? किसके लिए आप कह रहे हो? ये आँख का बहरा कान का अंधा स्वामी प्रसाद मौर्य, ये बौद्ध हैं और क्या? इसने इंटरव्यू में कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ। कब कहा ये बात? या ये मेरे पास इसका वो है ना वो हिंदू अभी भी उनके धर्म में लिखा हुआ है। धर्म में उनके हिंदू, अब ऐसे तो धर्म में उनके कई चीजें और भी लिखी होंगी। नहीं तो आप बौद्ध हैं तो आप उनके लिए अपमानजनक टिप्पणी करेंगे? अपमानजनक वो, अगर धर्म के, अगर देश के करोड़ों अरबों श्रद्धालुओं के लिए अगर उनको अपनी इतनी दिक्कत है तुलसीदास दुबे द्वारा रचित रामायण से, अपनी रामायण लिख लें, अपनी रामायण लिख लें। यहीं पर कैच है पॉलिटिकल, आप समझ लो बात को। अपनी रामायण लिख लें, ब्लॉकेज यही है। अपनी रामायण लिख लें। जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वीरेंद्र जी अपनी रामायण लिख लें जी। हाँ अब आप आ गए ना असली बात पे, क्या कि ये अपनी रामायण लिख लें। ठीक बात है, सबर से रहिएगा आप लोग। अभी वीरेंद्र जी भी आ गए डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, मैं तो सोचा था कि अब ये विवाद कल खत्म हो गया, लेकिन ये तो नई हाइट पे जा रहा है। देखिए, मायावती का इस मामले में आना ही था देर सबेर, क्योंकि सारी लड़ाई तो दलित वोट बैंक की ही तो है, और हर कोई मायावती से उनका वोट छीनने में लगा हुआ है। तो मायावती कितनी देर तक चुप रहती, तो उनको बोलना ही था। अब बड़ी बात यह है कि इस लड़ाई का जो लबो-लुआब है वो सपा और भाजपा के बीच सिमट रहा है। मायावती क्या, अभी बात आई कि भाई शूद्र राजनीतिक शूद्र हैं, अब पहनावे से भी अलग शूद्र होने लगेंगे और गाड़ी घोड़ा से भी अलग होंगे, राजनीति तमाम सारी परिभाषाएं निकल रही हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अभी तक हम लोग सुनते थे कि मनुस्मृति को मायावती बहुत खराब कहती थी, अब उसमें रामचरितमानस भी जुड़ गया है। कह रहे हैं उधर न देखो, खाली संविधान देखो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। देखिए, इस देश में ये बात सही है कि तमाम सारे संतों महापुरुषों को तमाम अपमानजनक स्थितियां, पीड़ा झेलनी पड़ी, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। आज सैकड़ों साल बाद भी उस पर तमाम अपमान की स्थिति बननी है, लोग कह रहे हैं। भाई, जिस ग्रंथ का निर्माण स्वांता सुखाय के लिए हुआ था, तुलसीदास जी ने पहले पन्ने पर लिखा है रामचरितमानस में कि हम अपने सुख के लिए इस ग्रंथ का हम रचना कर रहे हैं, तब उस पर लोग माने न माने उनकी इच्छा। लेकिन देखिए, मायावती का डर ये है कि जो ये उनका वोटर है, जो गरीब तबका है, यही सबसे ज़्यादा धर्म को मानता है। कहीं पूजा पाठ हो, कहीं पर भागवत रामायण बैठे, गंगा स्नान हो, कुंभ हो, आप देखिए सब गरीब और मायावती और दलित तबके के लोग ही तो जाते हैं इनके वोटर। भरी रहेगी रेलगाड़ी, बस, शहर, इलाका। तो मायावती का डर तो यही है कि वो सबसे ज़्यादा उनका धार्मिक उनका वोटर है, और उसी पर ये लड़ाई चल रही है। और बीजेपी ले जाए तो ले जाए, हमें ऐतराज़ नहीं है, लेकिन समाजवादी न लिए जाएं वो पर ऐतराज़ है। देखिए, असली लड़ाई ये है। मायावती का साफ कहना है कि तुम हमें न चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन समाजवादियों को अगर तुमने चाहा तो मुश्किल होगी।
पता नहीं क्या लड़ाई है। 1995 की बात उन्होंने फिर दोहराई। जब एक बार गले मिल लिए, भतीजे ने बुआ का पैर छू लिया, तो अब माफीनामा हो गया। तो अब कहाँ 95 वाली बात आ रही है कि गेस्ट हाउस याद रखो। पिताजी भी अब नहीं रहे, वो भी मामला पुराना हो गया। तो अब काहे गला मुर्दा उखाड़ने से क्या होगा भाई? जब दुश्मनी थी तब थी, अब तो नहीं रहा ना। तो बात ये है, लड़ाई ये है। देखिए कुल लड़ाई वोट की है। अब उन्होंने कहा कि मायावती किसी के सहारे बोलती। क्या मायावती सीबीआई से, ईडी से डरती हैं? आज मायावती ने बोला इस पर, लेकिन अपना कोई प्रवक्ता नहीं भेजा। भेजती तो उनका आदमी आज दहाड़ के बोलता, कम से कम आज साफ होती चीज़ें। देखिए जितनी भी इस देश में व्यवस्थाएं हैं, उसमें सबसे ज़्यादा तादाद गरीबों की ही तो है, और गरीबों में सबसे ज़्यादा वोटर मायावती का है। तो हम उसको अलग करके कैसे देख सकते हैं? अगर मायावती इसी बात पर लड़ती रही तो बीजेपी का रास्ता तो 75+ का जो उनका नारा है वो तो उनका मामला ठीक हो जाएगा। फायदा तो बीजेपी लेगी सपा और बसपा की लड़ाई में। अब ये बात हर कोई जानता है। अभी तक तो बात शूद्र की थी, मायावती ने कहा SC ST OBC का मामला आ गया इसमें, अब वो भी इसमें शामिल हो जाएं। तो देखिए जब तक हिंदू बटेगा नहीं तब तक मोदी हटेगा नहीं, और मायावती हिंदू बांट देंगी तो मोदी को हटना नहीं है, मोदी आ जाएगा। तो ये व्यवस्था तो सब चली रही है, लड़ाई बहुत साफ है। तो ये शूद्र वाला मामला जो है, सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक कुर्सी के लिए और एक कुर्सी से जो दूर है। यानी कि लड़ाई 2 विचारधाराओं की है, एक कुर्सी वालों की और एक कुर्सी के पाने वालों की। बाकी तो बहन जी के लिए तमाम सारे लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन एक चीज़ ये है ज़रूर है ब्रजेश जी कि इस देश में जितनी योजनाएं चल रही हैं, मुफ्त गैस सिलेंडर की योजना हो, उज्ज्वला से लेके योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, और मकान देने की योजना हो, लाभ तो मायावती दलित वोटर काफ़ी पा रहा है ना। और वो एहसान भी मानता है बीजेपी का, राशन भी लेता है। तो आप जान लीजिए अब ये सूद की लड़ाई में अखिलेश यादव को क्या मिलेगा। मजबूरी है कि भाई हमको ये जो हठ योग चल रहा है, आप इसको कह सकते हैं, रामचरितमानस पर एक हठ योग है जी वीरेंद्र जी। और वो शूद्र के बहाने घर को धुलाने वाली बात तो खाली एक मुद्दा बन गया है, और इस मुद्दे में सपा और भाजपा सामने है। बसपा का इसमें नुकसान ही हो रहा है। लेकिन ठीक है, हम 4 लाइनों में कहेंगे, आप बात सुनिएगा और समझिएगा कि जो जात पात पे लड़ाई लड़ी जा रही है, जब चुनाव आएगा, जब आखिरी 20 दिन बचेगा, तो वो लड़ाई सब हिंदू मुसलमान पे चली जाएगी, ये सब धरी रह जाएगी जी। कहते हैं कि पैसा आदमी की हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। और कहा गया है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो ये सब विवाद इसीलिए है जी। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने इनपुट हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत कुमार उमराव मौजूद हैं। प्रशांत जी, मैंने आज मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट पढ़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका एक इंटरव्यू आया है। मुख्यमंत्री का ये आरोप है कि ये विपक्ष निवेश को और विकास को बाधित करने की कोशिश कर रहा है। अगर जातिवाद के मुद्दे को कोई फ्लैग कर रहा है तो ये निवेश और विकास को बाधित करना कैसे हुआ है? एविडेंस क्या है इसके पीछे? आपको देश में आपको अपनी बात रखने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन आप अगर किसी वर्ग की भावनाओं को आहत करते हैं, उसकी धार्मिक आस्था को उसको आहत करते हैं, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज में भेद करने का और समाज में इस तरह का हिंसात्मक कार्रवाई इस तरह की करने का, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। तो जो 6 साल से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश चल रहा है, कोई दंगा नहीं हो रहा है। तो आप ये मानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का आचरण लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर। तो अब तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए जबकि उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है? आर्टिकल 19(1) में आपको अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो उसके 19(2) में कुछ उस पर रिस्ट्रिक्शंस आएंगे। आपको इतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं कि आप कुछ भी किसी के बारे में बोल दीजिए। अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही? जब बाकी गिरफ्तार करके जेल डाले गए, स्वामी प्रसाद बाहर कैसे हैं फिर?
जिन्होंने जलाने का काम किया उनको उनको गिरफ्तार किया गया है, बाकी उस पर भी कार्रवाई की जाएगी अगर आप पुलिस देख को रहे हैं लगेगा डेली उनके तो पुलिस। स्टेटमेंट आ रहे हैं और आप खुद कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अब तक बाहर क्यों हैं फिर वो? उस पर पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। पर आप ये मानते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए? नहीं, मेरा मानने से कुछ नहीं होता। मैं पुलिस नहीं हूँ। जो पुलिस प्रशासन अपना जो रूलिंग कानूनी पार्टी तरीके के से जो प्रवक्ता हैं, आपकी ओपिनियन होनी चाहिए कि उनको अरेस्ट करना चाहिए। नहीं नहीं, मेरा कोई व्यक्तिगत इस पे ओपिनियन नहीं। मैं जो हमारा ओपिनियन है, हम सबको साथ लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। हम किसी तरह का भेदभाव क्या के स्वामी नीचे प्रसाद नहीं मौर्य जिनका- उनके परिवार को बीजेपी में लेना ये एक राजनीतिक भूल है? क्योंकि उनकी बेटी जो बीजेपी के एमपी हैं वो भी अपने पिता के ही साथ है। देखिए, जो लोग सीट बदलने के बाद भी वो चुनाव अपना हार गए, केवल अपने परिवार के हितों के लिए लगे रहे। जो व्यक्ति अपनी सीट बदलने के बाद भी सीट हार जाए, जब वो बसपा में थे तो पूरा कई मायावती जी से लेकर उनका पूरा मंत्रिमंडल लगा, तब वो अपनी सीट निकाल के लाए। तो उनका जनाधार हो चुका है। अपना जनाधार इतने बचाने गाजे के लिए बाजे इस तरह के साथ, के इतने सम्मान के साथ आप स्वामी को अपनी पार्टी में लाए क्यों थे? आपको पता है कि स्वामी भी लड़े थे, स्वामी के रिश्तेदार भी लड़े थे, उनके परिवार को 10 टिकट स्वामी प्रसाद ने दिलाए थे। बिल्कुल, उस समय की परिस्थितियां थी। जब तक हमारी पार्टी में रहे तब तक उन्होंने इस तरह कोई बयान नहीं दिया। अब ये बयान केवल स्वामी प्रसाद मौर्य का थोड़ा, ये तो अखिलेश यादव बयान उनसे दिलवा रहे हैं। अखिलेश यादव उनके बयान को क्या सपोर्ट कर रहे बीजेपी हैं। की भूल जब थी तक- कि स्वामी प्रसाद को पार्टी ज्वाइन कराई थी आपने? नहीं, हमारी कोई भूल नहीं थी। जब तक भारतीय जनता पार्टी में रहता है कोई इस तरह का कृत्य नहीं करता। अगर कोई करता है तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है। वो अपनी इच्छा से समाजवादी पार्टी में गए, हमने उनको निकालने का काम नहीं किया। हाँ भाई, सम्मान और मनोज 5 साल काका, हमारे साथ आपको मंत्री थैंक यू। रहे। प्रशांत जी, ये अखिलेश शुक्रिया। यादव के बयान दिए। ओके भाई, ये जो मनोज बयान जी, है अखिलेश यादव दिलवाया आप बार जा बार रहा है। हाथ उठा रहे हैं, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। मनोज जी, गो अहेड। देखिए, कई सारी बातें करा। एक तो वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी बात कही और बीजेपी के साथी ने भी बात करी। इन्होंने ठीक कहा कि ये 500 साल पहले का लिखा हुआ एक साहित्य है। मैं समझता हूं कि इसको ये साहित्य से ज़्यादा कुछ भावुक होके बिरादरी के भाव से पढ़ रहे हैं। सुशील दुबे जी उसको बिरादरी के भाव से पढ़ रहे हैं। इनको उसी काल में देखिए, वो हिंदी का स्वर्णिम काल था और वो भक्तिकालीन कवि थे। उसमें एक निर्गुण धारा थी, एक सगुण धारा थी। निर्गुण धारा के महान कवि कबीरदास जी हुए और कबीरदास जी के अगर दोहों को आप पढ़ें तो उसके सामने तुलसीदास जी का जो साहित्य विमर्श है वो कहीं नहीं टिकता है। क्योंकि कबीर एक ऐसे कवि थे जो हिंदू को भी, मुस्लिम को भी, किसी भी धर्म में अगर कोई, तो आप कबीरदास और तुलसीदास जी को लड़वाने का काम कर रहे नहीं, हो? अब ऐसा सुन क्यों लीजिए, कर रहे हो? अब ये कोई कंपैरिजन थोड़ी चल रहा है। ये साहित्य पे विमर्श चल रहा है ना, ये साहित्य पे विमर्श की बात है। और एक साथी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा साथी। पूरे देश को लूट करके अडानी का विकास हुआ। इस देश में कोई आम आदमी, गरीब आदमी विगत 8 साल में ये नहीं कह सकता कि उसकी इनका उसकी कहना है, आय प्रशांत की दोगुना हो बात गई। सुनिए, उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं, तो उनको अरेस्टिंग होनी चाहिए। अब तक वो बाहर क्यों हैं? जी, बिल्कुल ठीक सवाल किया। और स्वामी प्रसाद जी ने कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं खराब करी है। उन मुकदमा लंपट, दर्ज है, मुकदमा। मैं शब्द कह रहा हूं, उन लंपट साधुओं ने करी है जिन्होंने अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक धमकी दी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का गला काट लाओ, 20 लाख देंगे। एक साधु है, कोई धर्माचार्य बताता है, तलवारें लेके खड़ा था। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। क्योंकि हमारा धर्म भी ये कहता है कि संत न छोड़े संत ही कोटिक मिलाया संत, हम मलय भुजंग ही बेदिया शीतलता न तजन। तो जो संत धमकी दे, तलवारें निकाले, असंवैधानिक अलोकतांत्रिक बात करे, उसको पहले और जो अरेस्ट दिन करिए। भर रामचरितमानस को लेकर और हिंदुओं को लेकर अनाप शनाप बोले, वो ठीक है? वैसे स्वामी प्रसाद आपको कबूल है और उनका आप डबल प्रमोशन करेंगे। मैं पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपसे बहुत विनम्रता से और आपके चैनल पर बैठे सभी साथियों से पूछना चाहूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और कोई एक वर्ड आप हमें बताइए, उसके लिए समाजवादी पार्टी माफी मांग लेगी। एक वर्ड बताइए उन्होंने असंवैधानिक बोला हो कि किसी का गला काट लेंगे। चौपाइयों को लेकर अभी विवाद खड़ा करना, क्या ये आपकी पार्टी को असहज नहीं करता? क्या आपको लगता नहीं कि ये विवाद अनावश्यक और गलत है? बिल्कुल। क्या आप इसके लिए राजनीति में आए थे? आप तो कहते थे कि हम तो विकास, काम बोलता है। यहाँ तो 500 साल पहले की बात बोल रही है। काम बिल्कुल बोल रहा है। अब काम पर ही बात हो रही है ना कि जातिगत जनगणना हो जाए। आप 16वीं सदी के ग्रंथ पे चले गए। अखिलेश यादव जिनका पॉलिटिकल विजन था, मनोज जी, जिनका पॉलिटिकल विजन था, एक लाइन का टैग लाइन थी आपके नेता की, काम बोलता है। हमारे नेता अभी तो तुलसीदास जी बोल रहे हैं। हमारे नेता की ना
तभी टैगलाइन बदली थी ना, आज बदली थी। अभी मुख्यमंत्री जिस ऑफिस में बैठते हैं वो अखिलेश यादव का बनाया हुआ है, डीजी जिस ऑफिस में बैठते हैं अखिलेश यादव का बनाया हुआ है। देश की जब आर्मी आके डिफेंस एक्सपो करती है गोमती रिवर फ्रंट पे, वो अखिलेश यादव का बनाया हुआ है। जिस रास्ते से मुख्यमंत्री जी दिल्ली प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं वो एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव का बनाया हुआ है। किस लाइन में चले गए भाई साहब? तो हमारे नेता किस लाइन में चले गए? अब अखिलेश यादव जी के विकास में एक बात और जुड़ गई है, जानते हैं क्या? अब वो हो गई है समावेशी विकास। अब अखिलेश यादव जी जातिवाद ऐसे कहो ना इसको। अब हम चाहते हैं कि जो अब आप अगर आप कंक्लूड करो, आप टाइम नहीं है। आप धार्मिक अस्मिताएं जगाना चाहते हैं तो हम जातीय अस्मिताएं चाहते हैं कि जागे। और प्रोफेसर कालीचरण जी देखिए, अपना हक इतनी पूछताछ में एक चीज तो क्लैरिटी हो गई। इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वो भी हमारा मुद्दा है और ये भी हमारा मुद्दा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो स्टेटमेंट अब तक लावारिस और उनका निजी बयान था, अब वो ऑफिशियल है और आपके सामने है। काम भी बोलेंगे और तुलसीदास जी भी बोलेंगे। हाँ जी, हाँ मुझसे कहा जी, आप ही से बोला हूं। ये क्या अब तो ओपन एजेंडा है ये तो? हाँ नहीं, अब देखिए वो उन्होंने बहुत सी बातें बहुत सार्थक कही हैं और संवैधानिक दायरे में कही हैं जो वो कह रहे थे। किस पर क्या कार्रवाई हो उन्होंने साफ इशारा किया है। लेकिन ये सही बात है कि भाई देखिए, सामाजिक अवमानना की यदि कोई बात होती है तो उसको भी समाजवादी उठा रहे हैं। लेकिन बहन जी ने जो कहा है कि भाई हम जो है जब संविधान लागू हो गया है तो किस पुस्तक में क्या हमारे लिए लिखा गया है, हमको क्या समझा गया है, उससे हमें मतलब नहीं है। बाबा साहब ने, हमारे संविधान निर्माताओं, हमारे संविधान सभा ने जब स्वीकार कर लिया आप है इंडोर्स करते हैं कि जो कुछ भी समाजवादी पार्टी कर रही है वो ठीक कर रही है, आप ये कहना चाहते हैं सर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। यद्यपि देखिए, हर पार्टी अपने वोटरों को देख करके लाइन लेती है, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें जो लाभ दिख रहा है उसको वो कर रहे हैं और उन्हें करना चाहिए जी। हर पार्टी अपने लाभ के लिए कुछ ना कुछ सोचती है। पूछता हूँ, और राजनीति में जब है तो राजनीतिक लाभ के लिए बात पार्टनर करेंगे। किसके हैं? समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी का पॉलिटिकल स्टैंड क्या है? मनोज काका ने एकदम आईने की तरह साफ कर दिया, आपके सामने रख दिया, आप ही के सामने आईना रख दिया। अब अपने को देख लो और बताओ। हमारी पार्टी का एजेंडा है क्या? हमारी पार्टी का एजेंडा किसान है, और किसान जब भी अनाज तौलना शुरू करता है कि आप जवाब क्या दें, किसानों पे कूद गए। नहीं ब्रजेश जी, जब नहीं ठीक है दुबे जी, जब अनाज तौलने निकलता है तो पहले ना वो कहता है राम, फिर वो 1 2 3 गिनना शुरू करता है। ये बताओ, मनोज काका ने जो कहा वो उससे सहमत हो नहीं? ये कह रहे हाँ हमारा है एजेंडा। नहीं, वो हमसे सहमत है कि नहीं सहमत है? मनोज काका महंगाई के मुद्दे पर हमसे सहमत है कि नहीं? महंगाई पे बात ही नहीं। मनोज काका हमसे गन्ने का मूल्य सरकार बढ़ावे इस पर सहमत है कि नहीं? मिले हुए हो आप उनके एजेंडे को इंडोर्स कर रहे हो। आप महंगाई के सवाल पर नहीं, हम स्वामी प्रसाद के बयान को अच्छा नहीं कहते, वो उनका निजी, हम लेकिन किसी पर कोई निजी नहीं है, उनका निजी बयान है। अब कौन सा निजी है? आप किसी धर्म का अनादर ना करिए। और तुलसीदास जी ने, देखे वीरेंद्र सिंह जी अभी कह के गए, ये तुलसीदास जी ने स्वांता सुखाए कहा है, इसको उन्होंने पहले ही स्वांता सुखाए कह दिया। आप दोनों छोर नहीं, आप बैटिंग नहीं करना चाहते और फील्डिंग भी करना चाहते नहीं, इसलिए आप न बैटिंग कर पा रहे हो न फील्डिंग कर पा रहे हो। हम बैटिंग और दोनों तरफ से आप फंस जा रहे हो। हम ब्रजेश जी किसानों के लिए हैं। किसान धर्म और जात से ऊपर है। आज आपको ये रटा के भेजा गया कि यही बोलना बच्चा है जितना सब। किसान धर्म और जात से ऊपर है, और किसानों को लेकर के हम संघर्ष कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि नैरेटिव किसान रहे, नैरेटिव महंगाई रहे, नैरेटिव गन्ने का मूल्य रहे। जी आपकी मजबूरी है कि समाजवादी पार्टी के पीछे चलो, चाहे अच्छा करें नहीं या बुरा। हमने कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हम किसी के ऊपर ये तो नहीं थोप सकते कि आप हमारा आदर करो। नैतिक मूल्य दीपक मिश्रा ग्रहण किए जाते हैं ना। देखिए, अभी तो आप कुछ और एजेंडा दीपक जी बता रहे थे। नाउ मनोज काका ने ऑफिशियली, तो प्रवक्ता है भाई, तो मैं इनकी बात, पार्टी की बात मानता हूँ। पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, काम बोलता है और तुलसीदास जी की भी बात बोलती है, एजेंडा साफ है। राजनीति कोई नरोवा कुंजरोवा की कीड़ा थोड़ी है। राजनीति तो स्पष्ट होनी चाहिए,
सोशलिस्ट मूवमेंट पूरा का पूरा बुनियादी सवालों, राष्ट्रीय सवालों, गरीबी, भूखमरी, विकास, समावेशी विकास, समग्र विकास को लेकर आज तो हुआ मेरे है। आंसू और निकल आएंगे। आप लोग संविधान इतनी में नैतिकता की आप देखिए, बातें और इतने अच्छे इशू रेस कर रहे हैं, नहीं, महंगाई प्रिया जी, मतलब अब मुझे तो मैं आंसू जो आ जा बड़ी रहा है बात मेरे कहने को। जा रहा हूं हैं? पूरे नहीं आंसू तो देश की जनता बहा रही है भाजपा के कुकृत्यों के नाते। अब देखिए ब्रिजेश जी, संविधान को दर्शाया गया है कुछ चित्रों से, उसके मनोभावों को। उसमें एक चित्र राम दरबार का भी है, और जहां तक तुलसीदास जी की बात है, वो तो हिंदू मुस्लिम एकता के महाकवि थे। उन्होंने गिरफ्तावली में लिखा है, मांग के खइबो मसीद में सोइबो, लेवे के एक न देवे के दो। सुशील दुबे जी, थैंक यू, शुक्रिया सुशील दुबे जी। अभी आप प्रसाद मौर्य ने को लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा क्लेम किया बीजेपी के प्रवक्ता ने। अभी आप गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी आपने कहा ब्रजेश जी कि रामायण कोई बाध्यकारी ग्रंथ नहीं है। बहुत बड़ी बात, बहुत गहरी बात कही। एक लाइन में 100 लाइन बहुत बड़ी बात कह दी। मैं पहले आप बताइए, मायावती के चरणों में सर के बल बैठकर मंत्री और महामंत्री और पता नहीं क्या क्या होने वाला व्यक्ति, उसके बाद हिंदू पार्टी बीजेपी के चरणों में बैठकर योगी के सर पर रामायण रख के जिंदाबाद करने वाला व्यक्ति आज की तारीख में सामाजिक ज्ञान दे रहा है। अभी तक उसे पता ही नहीं है कि ये चौपाई भी रही 1900 कुछ चौपाई। आप अंदर से भरे हुए हो आज। हम अरे जातिगत गणना में जान देने वाले लोग दुबे के नाम पे, अगर हम दुबे हैं, ब्रह्मदत्त दुबे अगर ना होते स्वर्गीय, तो हम तो हमें गर्व में दुबे। बहुत बहुत धन्यवाद। समय समाप्त हो गया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि एक सामाजिक राजनीतिक परिचर्चा का आप सब हिस्सा बने और अपनी अपनी बात रखते हो। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।